बहुत सी छोटी बच्चियों को उस सुनसान जगह पर ले जाया जा रहा है। अब आगे क्या होगा देखते हैं। 1990 से 2003 के बीच एप्स्टीन इंटरलोचेन सेंटर फॉर द आर्ट्स स्कूल को $4 लाख का डोनेशन देता है। कुछ सालों पहले एप्स्टीन मैथ और साइकोलॉजी का एक अच्छा टीचर था, तो हो सकता है उसे स्कूल से लगा हो, इसलिए उसने ये डोनेशन दिया हो। इसी स्कूल का एक दिन समर कैंप लगता है जिसमें जेन नाम की लड़की आइसक्रीम खा रही होती है। जेन 14 साल की एक छोटी लड़की थी। उसके पिताजी की कुछ ही समय पहले कैंसर से डेथ हो चुकी थी। उनका घर भी बिक चुका था, अब वो किराए के मकान में शिफ्ट हो चुके थे। जेन को सिंगर बनना था और वो उसी समर कैंप में गाने गुनगुना रही होती है। तभी उस समर कैंप में एप्स्टीन की पार्टनर गिस्लेन मैक्सवेल जेन को नोटिस करती है। मैक्सवेल जेन के पास जाती है, उसकी तारीफ करती है, तुम बहुत ही अच्छा गाती हो। जेन बोलती है, मैडम मुझे सिंगर बनना है पर मैं काफी गरीब हूँ, घर में कमाने वाला भी कोई नहीं। और तभी गिस्लेन मैक्सवेल बोलती है कि तुम्हारी एक आदमी मदद कर सकता है, उसका नाम है जेफरी एप्स्टीन। मैक्सवेल जेन से बोलती है कि एप्स्टीन तुम्हारी मदद कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे इंसान है, उन्होंने इस स्कूल को भी डोनेशन दिया हुआ है। ये सब सुनकर जेन को एक होप नजर आती है। शायद वो सोचती है अब वो सिंगर बन जाएगी और कुछ पैसा कमाकर अपनी माँ की भी मदद कर पाएगी। वो 14 साल की बच्ची अगले ही दिन एप्स्टीन के एड्रेस पर पहुंच जाती है। एप्स्टीन 41 साल का था और जेन 14 साल की थी। एप्स्टीन जेन को अपने कमरे में बुलाता है। एप्स्टीन सिर्फ टॉवल में था। वो जेन से बोलता है, तुम अपने कपड़े उतार दो, सिर्फ अंडरवेयर में तुम रह सकती हो। जेन को अनकंफर्टेबल फील होता है और वो मना कर देती है। और तभी एप्स्टीन को गुस्सा आ जाता है और वो जेन को जान से मार देने की धमकी देने लगता है। पास ही में खड़ी मैक्सवेल ये सब होता हुआ देख रही थी। मैक्सवेल जेन के पास आती है और उसे समझाती है ये सब नॉर्मल है। एप्स्टीन जेन का हाथ पकड़ लेता है और उसका रेप करने लगता है। और पास में खड़ी मैक्सवेल ये सब होता हुआ देख रही होती है। मैक्सवेल जेन के पास आती है। जेन सोचती है शायद अब मैक्सवेल उसकी मदद करेगी, लेकिन मैक्सवेल भी इन सब में शामिल हो जाती है। और जिस रूम में ये सब हो रहा था उस रूम में हिडन कैमरा लगे हुए थे। जेन के वीडियो निकाल दिए जाते हैं और ये सब सिर्फ अभी कहानी की शुरुआत है। ये है यूएस की टेरिटरी और इस टेरिटरी पर बना हुआ है लिटिल सेंट जेम्स आइसलैंड, जहां पर बड़े बड़े जापानी बाथ हाउस है और बड़े बड़े मूवी थिएटर से हाई प्रोफाइल लोगों के लिए यहाँ पर लग्जरी विलास बने हुए हैं। मल्टीपल स्विमिंग पूल से, टेनिस कोर्ट से और हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए हेलीपैड भी बना हुआ है। इस आइसलैंड पर कमी थी तो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज की, और इसी की वजह से यहाँ एम्प्लॉयमेंट की काफी कमी थी। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए यूएस की गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आती है, कोई भी बड़ी कंपनी अगर इस आइसलैंड पर आकर अपनी कंपनी बनाती है, यहाँ के 10 लोगों को रोजगार देती है, तो उसे कंप्लीटली टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। इससे बड़ी कंपनियों को भी ये फायदा था। अगर कोई भी बड़ी कंपनी अमेरिका में बिजनेस करती है और वो अपनी कंपनी को इस आइसलैंड पर आकर लगाती है, तो यहाँ के 10 लोगों को रोजगार देती है, तो इससे वो कंप्लीटली टैक्स फ्री हो सकती थी। अगर अमेरिका में वो $1 करोड़ प्रॉफिट पर $40 लाख का टैक्स देती थी, तो यहाँ पर उसे सिर्फ $4 लाख का ही टैक्स देना पड़ेगा। और इसी चीज का फायदा उठाया जेफरी एप्स्टीन ने। जेफरी एप्स्टीन 1998 में इस आइसलैंड को खरीदता है और उसे $300 मिलियन टैक्स बेनिफिट होता है। जेफरी एप्स्टीन बड़े और अमीर लोगों का फाइनेंशियल एडवाइजर था और इस टैक्स बेनिफिट के बाद वो काफी अमीर हो चुका था। कुछ दिनों बाद ही लड़कियों से भरा प्लेन इस आइसलैंड पर आता है और ये एक प्लेन नहीं था, एक के बाद एक ऐसे कई प्लेन लड़कियों से भरे इस आइसलैंड पर लैंड करते हैं। पर ये लड़कियों से भरे प्लेन आखिर आ कहां से रहे थे? साल था 2000। पाम बीच के एक रिसोर्ट में वर्जीनिया जूफ्रे नाम की लड़की काम कर रही थी। उसके पास एक कटे बालों वाली औरत आती है जिसका नाम था गिस्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल वर्जीनिया से बोलती है, तुम इतनी छोटी सी उम्र में इस रिसोर्ट में जॉब क्यों कर रही हो? वर्जीनिया मैक्सवेल से बोलती है, मुझे पैसों की काफी जरूरत है, इसलिए मैं इस रिसोर्ट में काम कर रही हूँ। वर्जीनिया और मैक्सवेल दोनों काफी देर तक बातें करती है और दोनों एक अच्छी दोस्त बन जाती है। आपको भी पता होगा, दो औरतें जब आपस में बात करती है तो कितनी जल्दी दोस्त बन जाती है। वर्जीनिया अपनी लाइफ की प्रॉब्लम के बारे में मैक्सवेल को बताती है। मैक्सवेल वर्जीनिया से बोलती है, मैं एक ऐसे अमीर इंसान को जानती हूँ जो बहुत ही अच्छे इंसान है और वो तुम्हारी मदद करेंगे। अभी उन्हें मसाज थेरेपिस्ट की जरूरत है, अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो उनसे जाकर तुम मिल सकती हो। ये रहा उनका एड्रेस। और फिर क्या था, अगले ही दिन वर्जीनिया मैक्सवेल ने जो एड्रेस दिया था उस पर पहुंच जाती है। एप्स्टीन वर्जीनिया को काफी अच्छे पैसों में जॉब पर रख लेता है। मैक्सवेल वर्जीनिया से बोलती है, हमें लिटिल सेंट जेम्स आइसलैंड पर चलना है, वहीं पर तुम्हें जॉब दी जाएगी। तो वो मैक्सवेल के साथ प्लेन में बैठ जाती है और उसे सीधा उस आइसलैंड पर ले जाती है।
मैक्सवेल वर्जीनिया को एप्स्टीन के बेडरूम में ले जाती है। एप्स्टीन टॉवल में था। वो वर्जीनिया से बोलता है अपनी पैंट और शर्ट उतारो, तुम अपनी अंडरवेयर में रह सकती हो। वर्जीनिया घबरा जाती है। मैक्सवेल उसे समझाती है कि ये सब नॉर्मल बात है और तुम्हें इसके बदले अच्छा पैसा मिलेगा। और एप्स्टीन वर्जीनिया के साथ वही करता है जो उसने जेन के साथ किया था। एप्स्टीन के उस पूरे आइसलैंड पर उसके हर एक कमरे में हिडन कैमरा लगे हुए थे, तो उस लड़की की सारी वीडियोस बन चुके थे। और एप्स्टीन उसे धमकी देता है अगर तुमने किसी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो ये सारे वीडियोस तुम्हारे रिलीज कर दिए जाएंगे। वर्जीनिया अगले ही दिन भागने का प्लान बनाती है और भागते भागते वो एक जगह आकर खड़ी हो जाती है और जब वो सामने देखती है तो उसे चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। एप्स्टीन वर्जीनिया से बोलता है तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहीं पर रहना है और तुम्हें इसका पैसा मिलता रहेगा। वर्जीनिया को अगले ही दिन से ड्रग्स दिए जाते हैं और उसे 24 घंटे नशे में रखा जाता है। और इसी आइसलैंड पर एप्स्टीन अमीर लोगों को इनवाइट करता है जिनका वो फाइनेंशियल एडवाइजर था। और ये अमीर लोग कोई मामूली अमीर लोग नहीं थे, ये एक ऐसे इंसान थे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इनके लिए आपके दिमाग में हो सकता है एक अच्छी छवि बनी हो, ऐसे लोगों को एप्स्टीन इनवाइट करता है। एप्स्टीन जिन भी अमीर लोगों को इनवाइट करता उन सबको अलग अलग रूम दे देता है। प्रिंस एंड्रयू यूके की रॉयल फैमिली के क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के बेटे हैं। वर्जीनिया अपनी बुक नोबॉडी गर्ल्स 2025 में लिखती है कि प्रिंस एंड्रयू ने उनका 3 बार रेप किया और वो अकेला नहीं था, उसके साथ एप्स्टीन भी था। वर्जीनिया को इसके बाद दूसरे रूम में भेजा गया जो एक प्राइम मिनिस्टर का रूम था। वर्जीनिया अपनी बुक में लिखती है जब वो तड़प रही होती है, चिल्ला रही होती है और मदद मांग रही होती है तो वो प्रधानमंत्री बहुत तेज तेज हंसता है। वर्जीनिया अपनी बुक में लिखती है मैं रोते हुए एप्स्टीन से बोल रही थी मुझे उसके पास वापस न भेजे। मैं घुटनों के बल बैठ गई और उससे गिड़गिड़ाने लगी। वर्जीनिया ने बोला एप्स्टीन ने मुझे एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचाया जिसने किसी भी व्यक्ति से अधिक बेरहमी से मुझे पीटा और मेरे साथ रेप किया। ऐसा ये एक अमीर इंसान नहीं था, ऐसे बहुत नाम है जिसमें कोई बिजनेसमैन है, कोई लॉयर है, कोई बूढ़ा इंसान है तो कोई गवर्नर है और कोई प्रोफेसर है। कुछ दिनों बाद ही जेफरी एप्स्टीन और अमीर होने लगा। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी नेटवर्थ 5000 करोड़ तक पहुंच गई। पर अचानक से आखिर उसकी नेटवर्थ बढ़ी कैसे? दरअसल जिन जिन रूम में वर्जीनिया जा रही थी उन सब रूम में हिडन कैमरा लगे हुए थे और वो हिडन कैमरा वर्जीनिया को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं थे, वो हिडन कैमरा उन सभी अमीर लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए थे और ये एप्स्टीन के प्लान का हिस्सा था। वो उन सब अमीर लोगों को ब्लैकमेल करना चाहता था, इसीलिए उसने वर्जीनिया का इस्तेमाल किया। तो क्या एप्स्टीन इन अमीर लोगों को ब्लैकमेल करेगा? नहीं, एप्स्टीन इतना बड़ा बेवकूफ नहीं था। वो सभी पावरफुल लोगों की सारी रिकॉर्डिंग्स, फोटो और कॉन्टेक्ट एक सीक्रेट लॉकर में संभाल के रखता है और हर सीडी पर नाम लिखे हुए थे कौन सी सीडी किस पावरफुल आदमी की है, ताकि जरूरत पड़ने पर उन पावरफुल लोगों का वो इस्तेमाल कर सके। मैक्सवेल वर्जीनिया को शॉपिंग पर ले जाती, उसे लग्जरी चीजें दिखाती, उसे कारों में घुमाती, उसे नई नई जगह पे घुमाने ले जाती। मैक्सवेल और एप्स्टीन वर्जीनिया से वादा करते कि अब तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। एप्स्टीन वर्जीनिया का अब खास ख्याल रखने लगा। पर अचानक वर्जीनिया का इतना ख्याल क्यों रखा जा रहा था? एप्स्टीन वर्जीनिया को प्यार से समझाता है तुम इन सब चीजों के लिए नहीं बनी हो, इससे अच्छा है जिन भी लड़कियों को जॉब चाहिए तुम उन लड़कियों को लेकर आओ और मैं हर एक लड़की पर तुम्हें 200 से 300 डॉलर दूंगा। वैसे भी तुम्हारे साथ जो होना था वो तो हो चुका, अगर तुमने जीबान बाहर खोली तो तुम्हारे वीडियोस वायरल कर दिए जाएंगे। और एप्स्टीन वर्जीनिया को जान से मार देने की धमकी देता है, अगर तुमने कोई भी बात बाहर बताई तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा और तुमने अगर हमारी बात मान ली तो तुम्हें उन सब लड़कियों का सीनियर बना दिया जाएगा और हर लड़की पर तुम्हें डॉलर्स दिए जाएंगे। और फिर क्या था, एप्स्टीन की वर्जीनिया बड़ी आसानी से बात मान लेती है क्योंकि उसे तो अपनी जान बचानी थी। पर यह वर्जीनिया की सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि अब वो खुद विक्टिम नहीं रही, वो खुद सिस्टम का हिस्सा बन चुकी थी और अगर अब वो जुबान खोलेगी तो वो खुद भी जेल जाएगी। वर्जीनिया अपने स्कूल जाती है और अपने आसपास के एरिया में अपने फ्रेंड्स को ढूंढती है। वहाँ से वो 2 से 5 गरीब अंडर एज गर्ल्स को लेकर जाती है। वर्जीनिया अपनी दोस्तों से बोलती है एक पार्ट टाइम जॉब है, सिर्फ मसाज थेरेपिस्ट की जॉब है और तुम्हें अच्छा भी पैसा मिलेगा, ज्यादा काम भी नहीं है। अब कोई गरीब है तो किनको पैसों की जरूरत नहीं होती, बच्चे मान जाते हैं और चले जाते हैं, उनको थोड़ी ना पता है उनके साथ गलत होने वाला है। इस तस्वीर को देखो, ये सिर्फ 14 साल की बच्ची है। एप्स्टीन ने उसे गोद में बिठाया हुआ है। अमीर और पावरफुल लोगों को आइसलैंड पर इनवाइट किया जाता है
और वर्जीनिया की तरह ही उन बच्चियों के साथ भी वही होता है। उन सभी गर्ल्स को भी ड्रग्स दिए जाते हैं। सेम प्रोसेस फिर होता है। जितनी बच्चियां, सबको पैसे दिए जाते हैं, उन्हें भी ब्लैकमेल किया जाता है और बोला जाता है तुम भी अपने जैसे और बच्चे लेकर आओ, हर बच्चे पर तुम्हें 200 से 300 डॉलर दिए जाएंगे और जो जितनी ब्यूटीफुल लड़की लेकर आएगा उसको उतना अच्छा पैसा दिया जाएगा। और यहीं से होता है ग्रूमिंग का प्रोसेस चालू, जिससे आइसलैंड पर अंडर एज गर्ल्स की संख्या अचानक बढ़ने लगती है। एप्स्टीन अमीर लोगों को खुश करने के लिए एक और प्लान बनाता है और इस बार उसका प्लान था इंटरनेशनल अंडर एज गर्ल्स। हाँ, उसे इस बार इंटरनेशनल अंडर एज गर्ल्स चाहिए थी। उसका प्लान बिल्कुल सिंपल था, किसी भी कंट्री से कोई भी लड़की एक बार उसके आइसलैंड तक पहुंच जाए, इसके बाद वो इस आइसलैंड से उसे कभी वापस नहीं जाने देगा। अपने आदमियों से बोलता है ऐसी लड़कियों को ढूंढना जो गरीब हो और पढ़ाई में टॉपर हो और उन्हें विदेश में आकर पढ़ना हो। हम उनके यहाँ पर अच्छे कॉलेज और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएंगे। और इतना ही नहीं, ऐसी लड़कियों को ढूंढना जो विदेश में जॉब करना चाहती हो, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करना चाहती हो, हम उन्हें यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब दिलवाएंगे। और इसके अलावा एप्स्टीन ने बोला कि ऐसी लड़कियों को ढूंढना जो मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती हो और हॉलीवुड में आना चाहती हो, स्टार बनना चाहती हो, हम उन्हें यहाँ पर फिल्मों और बड़ी बड़ी मॉडलिंग इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे। और फिर इन सब लड़कियों के साथ भी वही होता है जो इससे पहले एप्स्टीन के आइसलैंड पर बाकी लड़कियों के साथ हो रहा था। अब आप सोच रहे होंगे जब इतना बड़ा क्राइम इस आइसलैंड पर चल रहा था तो क्या यहाँ की गवर्नमेंट सो रही थी या फिर यहाँ का कानून अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुआ था? दो बहनें थी, एनी फार्मर और मारिया फार्मर। मारिया फार्मर एप्स्टीन के खिलाफ पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखाने जाती है और पुलिस स्टेशन में मारिया फार्मर बोलती है कि एप्स्टीन ने उनका रेप किया है। जब मारिया फार्मर पुलिस स्टेशन गई तब तो पुलिस ने कंप्लेन लिख ली। जब मारिया फार्मर वापस लौटती है तो एप्स्टीन मारिया फार्मर को धमकी देता है, अगर तुमने ये कंप्लेन वापस नहीं ली तो तुम्हारी छोटी बहन जो अभी 16 साल की है उसका रेप हो चुका है और उसके सारे वीडियोस हमने बना लिए, और अगर तुमने ये कंप्लेन वापस नहीं ली तो ये सारे वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। मारिया फार्मर किसी तरह हिम्मत जुटाकर वापस पुलिस को कॉल करती है। जब वो पुलिस को कॉल करती है तो सारी बात पुलिस को बताती है कि उसकी छोटी बहन के साथ ऐसा हुआ है और एप्स्टीन उसे धमका रहा है। तो पुलिस उल्टा मारिया को धमकाने लगती है और मारिया को फोन पर ही हैंग अप कर देती है। एप्स्टीन के कनेक्शन कोई छोटे मोटे नहीं थे। इस वीडियो को देखो कैसे वो डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट है उनके साथ डांस कर रहा है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था मैं एप्स्टीन को 15 साल से जानता हूँ, वो बहुत ही शानदार आदमी है और उसे सुंदर लड़कियां पसंद है जैसे कि मुझे, और उनमें से भी कम उम्र की लड़कियां हमें बहुत पसंद है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स को तो आप जानते होंगे, जो डोली चाय वाला के यहाँ पर चाय पीकर गए थे, उनका भी नाम एप्स्टीन के साथ जुड़ा हुआ है। वो भी एप्स्टीन के दोस्त रह चुके हैं। एप्स्टीन ने एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया कि उसे खत्म करना भी अगर कोई चाहे तो चाहकर भी उसे खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि सरकार के बड़े से बड़े लोग उसके हाथ में थे, पुलिस उसकी जेब में थी और यहाँ तक कि बड़े से बड़े अमीर लोगों की गर्दन उसके हाथ में थी। वो चाय जिसको एक झटके में जमीन पर ला सकता था, क्योंकि एक लॉकर में उनके सीक्रेट रखे हुए थे। एप्स्टीन की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो। अमेरिका का प्रेसिडेंट जिसके एक डिसीजन पे पूरी दुनिया हिल जाती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जब बिल क्लिंटन थे और व्हाइट हाउस जाकर एप्स्टीन बिल क्लिंटन के सामने बेखौफ होकर बैठता था। अमेरिका का प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन एप्स्टीन का दोस्त था और एप्स्टीन के साथ उठता बैठता था, और बिल क्लिंटन भी कई बार एप्स्टीन के ऑफिस जाकर एप्स्टीन से मुलाकात करता था। और एप्स्टीन के सामने कुछ लड़कियां एक ग्रुप बनाती है और एप्स्टीन के आइसलैंड से भागने की प्लानिंग करती है। किसी तरह लड़कियों का ग्रुप वहां से भाग निकलता है और भागते भागते आइसलैंड के किनारे पहुंच जाता है। दूर दूर तक उन्हें पानी पानी दिखाई दे रहा था, भागने का कोई रास्ता नहीं था, पर लड़कियां हिम्मत दिखाती है और वो पानी के अंदर कूद जाती है। जिन लड़कियों को तैरना नहीं आता था वो वहीं डूबकर अपनी जान गंवा देती है, और जिन्हें तैरना आता था वो तेजी से आगे बढ़ने लगती है। एप्स्टीन को लड़कियों के भागने का पता चल जाता है। वो अपने आदमी पीछे से भेजता है। जब उसके आदमी किनारे पर देखते हैं तो दूर पानी में उन्हें कुछ हलचल दिखाई देती है और वो तुरंत वहां से बोट लेकर निकल जाते हैं उन लड़कियों को पकड़ने के लिए। अफसोस सारी लड़कियां पकड़ी जाती है और वापस उन्हें एप्स्टीन के घर लाया जाता है, और एप्स्टीन उन लड़कियों को वो सजा देता है जिसे सुनकर हमारी रूह कांप जाए। उन सभी लड़कियों में से एक 18 साल की लड़की से एप्स्टीन बोलता है, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो जाओ एक 14 साल की लड़की को लेकर आओ, तभी तुम्हारी सजा माफ होगी। लड़की घबरा जाती
जाती है और वो वहाँ से निकल जाती है एक 14 साल की लड़की की तलाश में। और वो लड़की सीधा अपने स्कूल में जाती है और अपनी एक बेस्ट फ्रेंड से बोलती है। वो 18 साल की लड़की उस 14 साल की लड़की को पैसे दिखाती है और बोलती है कि देखो मैंने कितना अच्छा पैसा कमाया, मैं बहुत ही अच्छी जगह पे काम कर रही हूँ। वो लड़की बोलती है कौन सी जगह पे काम कर रही हो? वो बताती है कि मैं मसाज थेरेपिस्ट का काम कर रही हूँ, वहाँ पर मुझे सिर्फ 1 घंटे काम करना पड़ता है और $300 मिल जाते हैं। वो 14 साल की लड़की खुश होती है और बोलती है मुझे भी ऐसा काम करना है। और वो 18 साल की लड़की बोलती है क्यों नहीं, वहाँ पर बहुत ही अच्छा काम है और सिर्फ 1 घंटे में ही तुम्हें फ्री कर दिया जाता है और काफी अच्छा पैसा भी मिलता है और वहाँ अभी जॉब के लिए जगह भी खाली है, तुम चल सकती हो। और दोनों आइसलैंड पर एप्स्टीन के घर चली जाती है। एप्स्टीन लड़की की तरफ इशारा करता है, वो उसे अपने पास बुलाता है और उसे अपने ऊपर बैठने को बोलता है, जैसे वो सारी लड़कियों के साथ कर रहा था। एप्स्टीन उसके साथ भी वही करने लगता है। वो लड़की घबरा जाती है और अपने दोस्त से लड़ने लगती है और यहीं पर एप्स्टीन से एक चूक हो जाती है। वो लड़की को रोकना भूल जाता है, लड़की वहाँ से चली जाती है और सारी सच्चाई अपनी माँ को जाकर बता देती है कि एप्स्टीन के आइसलैंड पर उसके साथ क्या क्या हुआ। उसकी माँ तुरंत पुलिस को कॉल करती है और पुलिस एप्स्टीन के आइसलैंड पहुंच जाती है। पुलिस एप्स्टीन के आइसलैंड पर इतनी सारी लड़कियों को देखकर हैरान हो जाती है और हर एक लड़की से पूछताछ शुरू कर देती है और कुछ ही देर बाद पुलिस पूछताछ करने के बाद वापस लौट जाती है और अगले ही दिन पुलिस वापस पूरी तैयारी के साथ, पूरी फौज के साथ वापस आती है और एप्स्टीन के आइसलैंड पर छापा मार देती है। पुलिस एप्स्टीन के सारे खेल को खत्म कर देती है और एप्स्टीन को पकड़कर जेल ले जाती है। एप्स्टीन अब अदालत में पेश होता है। सरकार की तरफ से एक लॉयर एप्स्टीन को सजा दिलाने के लिए लड़ रहा था जिसका नाम था अलेक्जेंडर अकोस्टा और एप्स्टीन के लिए 4 यूएस के सबसे टॉप लॉयर वो एप्स्टीन को बचाने के लिए लड़ रहे थे। सरकारी वकील अलेक्जेंडर अकोस्टा और उन 4 लॉयर्स के बीच जज के सामने एक लंबी बहस चलती है और फाइनली सरकारी वकील अलेक्जेंडर अकोस्टा इस केस को जीत जाते हैं और अब एप्स्टीन को फाइनली 13 मंथ की सजा हो जाती है। जनरली अगर यूएस में इस तरीके का कोई क्राइम करता है तो उसे उम्र कैद होती है, पर एप्स्टीन को सिर्फ 13 मंथ की सजा हुई। वाई? दरअसल जो गवर्नमेंट लॉयर था वो एक सीक्रेट डील कर लेता है इस केस के शुरू होने से पहले ही, जिस डील का नाम था स्वीट हार्ट डील। गवर्नमेंट लॉयर का काम था एप्स्टीन को लंबी से लंबी सजा दिलाए, वो जेल से कभी बाहर ना आ सके। पर उस गवर्नमेंट लॉयर ने इतनी सफाई से इस केस को लड़ा, एप्स्टीन को उम्र कैद भी ना हो और जितने भी विक्टिम है वो सब ये सुनकर खुश हो जाए कि एप्स्टीन को सजा हो चुकी है। जिन बच्चियों को पढ़ने की उम्र में एप्स्टीन ने नरक में धकेल दिया, उन बच्चियों को तो लगा एप्स्टीन को सजा मिल चुकी है, पर कानून ने ऐसा लगा जैसे एप्स्टीन को इनाम दिया हो ये सब करने का। बताता हूँ कैसे। एप्स्टीन को जेल तो हुई, पर वो दिन के 12 घंटे कहीं भी घूम सकता था। वो जेल से बाहर जा सकता था, अपने ऑफिस जा सकता था, अपने घर जा सकता था। वो पूरे दिन के 12 घंटे जेल से बाहर रह सकता था। बस रात को आकर उसको सिर्फ जेल में सोना पड़ता था और वापस जैसे ही सुबह हुई वो वापस अपने ऑफिस जा सकता था, अपने घर जा सकता था। इतना ही नहीं, जेल होने के बाद भी जब वो जेल से बाहर जाता था, जेल से बाहर अपने ऑफिस में कई लड़कियों को वापस बुलाता, उनसे मसाज करवाता, उनका रेप करता और शाम होते ही एप्स्टीन को पर्सनल ड्राइवर दिया गया, जो ड्राइवर रात होते ही एप्स्टीन के घर जाता। सर, चलने का वक्त हो गया है। जेल में सोने का। और अगले 13 महीने तक वो जेल से ही अपना सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट चलाता रहा। 2009 में 13 मंथ की सजा कंप्लीट करने के बाद एप्स्टीन वापस जेल से रिलीज हो गया। एप्स्टीन जब जेल से छूटा तो इस केस में एंट्री होती है एक मामूली न्यूज रिपोर्टर जिसका नाम था जूली के ब्राउन। जूली के ब्राउन एक अजीब सी चीज होते हुए देखती है। जो लॉयर सरकार की तरफ से इन लड़कियों के लिए केस लड़ रहा था, अलेक्जेंडर अकोस्टा, 2017 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं और 2017 में ही इस लॉयर को यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ लेबर बना देते हैं, यानी श्रम मंत्री बना देते हैं। जूली के ब्राउन जब और रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है पास्ट में एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप कई पार्टियों में साथ में मिले। जूली के ब्राउन को यह समझ नहीं आ रहा था कि एक लॉयर को इतना बड़ा पद कैसे दे दिया गया। ब्राउन पूरे 1 साल तक इस केस पर रिसर्च करती है और 60 से ज्यादा ऐसी लड़कियों का पता लगा लेती है जिनके साथ एप्स्टीन आइसलैंड पर गलत हुआ था, जिन्हें एप्स्टीन ने या तो एज ज्यादा होने की वजह से छोड़ दिया था या फिर किसी तरह वो लड़कियां एप्स्टीन से बच गई थी। और फिर ब्राउन उनके छोटे छोटे इंटरव्यू लेती है और सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। और पूरे 1 साल बाद 2018 ब्राउन ने सबूत तो इकट्ठा कर लिए, पर वो इन सबूतों का करेगी क्या। एप्स्टीन का नेटवर्क इतना बड़ा था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उल्टा अगर एप्स्टीन को यह मालूम पड़ जाता कोई उसकी जासूसी कर रहा है तो एप्स्टीन उसे जिंदा मरवा देता। ब्राउन ने सोचा एप्स्टीन का यह नेटवर्क सिर्फ एक ही तरीके से खत्म हो सकता है जिससे सरकार भी घबराती है,
जनता। ब्राउन अमेरिका के मियामी हेराल्ड एक बड़े न्यूज़पेपर के साथ मिलकर इंटरनेट पर सारे सबूत पब्लिक कर देती है और एक ही रात में सब कुछ वायरल हो जाता है। ब्राउन मियामी हेराल्ड न्यूज़पेपर के साथ मिलकर एक सीरीज बनाती है प्रिवेंशन ऑफ जस्टिस, जिसे पढ़ने और देखने के बाद इंटरनेट पर बवाल मच जाता है। एक ही रात में एप्स्टीन के पूरे केस की पोल खुल जाती है। सभी बच्चियों की कहानी सामने आने से जनता में भयंकर गुस्सा देखने को मिलता है। हर जगह जनता विक्टिम्स के लिए आवाज उठाना शुरू कर देती है और फिर क्या था, सरकार पर भयंकर तरीके से प्रेशर बनने लगता है और 2019 में गवर्नमेंट एप्स्टीन को पकड़ने का ऑर्डर निकाल देती है। एप्स्टीन के सारे ठिकानों पर छापे मारे जाते हैं और एप्स्टीन की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है। एप्स्टीन के रूम में कई सीक्रेट कैमरा मिलते हैं और कई यंग गर्ल्स की फोटो और वीडियोस देखने को मिलते हैं। कई सीडी, डीवीडी, डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस, इनमें कई वीडियोस और फोटोज थे। पावरफुल लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट मिलती है जिसमें कई पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज के नाम थे। एक के बाद एक कई लड़कियां अपने साथ हुए गलत को पूरी दुनिया के सामने बताती है। पूरी दुनिया उन लड़कियों के साथ खड़ी थी। अब उन बच्चियों में अपने लिए लड़ने की हिम्मत थी। I'm just remembering my picture in my head. I wore a skirt. I remember specifically what I wore. I wore a skirt and just a regular t-shirt. And I was massaging his legs, and he asked me to take off my skirt. And I think I said no at first. And he was like, come on, you're not showing. He talked me into it, basically. He said, oh, you're not showing anything or did something. I don't even know. So I ended up taking off my skirt, and then he goes, well, I think he just started touching, the top of me. So, and then he asked me. When you're saying the top of you mean your breast? Yeah. And then he asked me to take off my shirt. So I took off my shirt, but I kept my underwear on, and I wouldn't take my underwear off. So you continue with the massage? Yeah, it was kind of weird that he asked me to take my clothes off. Okay. So take me through then from there. You're doing the massage. I did massage after I finished. He was like, okay, here's some. Actually, he paid me before I started doing the massage. He paid you. How much did he pay? $200. $200. At any time when you're giving him the massage, did he ever turn over Yeah. onto his back? Mhm. Okay. Tell me what happened after that. I massaged him like, I don't know how to say it. In his chest In area? his chest, yeah. Okay. During the time that you're massaging him on his chest, is he touching himself? Yeah. Okay. Explain that to me. Can you? Well, he started getting a little excited about it, and he started touching himself, and I totally stopped, and that would say it that way. Okay. When you mean by touching himself, you mean he was masturbating? Yeah. Okay. And you told him to stop? No, I didn't stop. Did he touch your vaginal area? एप्स्टीन अब जेल में था और अगले ही दिन एप्स्टीन को कोर्ट में पेश होना था। पूरा देश इंतजार कर रहा था, बस एप्स्टीन अब कोर्ट में आए और सारी चीजें कबूल कर ले और उन सभी लोगों के भी नाम ले दे जो इस केस में शामिल थे। अब सब लोगों के नाम बाहर आने वाले थे जो एप्स्टीन के नेटवर्क में शामिल थे। अमेरिका में एक बहुत बड़ी हलचल होने वाली थी, पर सुबह होने से पहले अचानक जेल की लाइट ऑफ हो जाती है। जेल के सारे कैमरा अचानक खराब होने लगते हैं और जब सुबह होती है तो सबको एप्स्टीन का कोर्ट में आने का इंतजार रहता है। पुलिस एप्स्टीन को कोर्ट में ले जाने के लिए जेल में जाती है और पुलिस जैसे ही जेल का ताला खोलती है तो वो सामने एप्स्टीन को देखकर हैरान हो जाती है। एप्स्टीन फांसी के फंदे पर जेल में लटका हुआ मिलता है, पर ऐसा हमें लगे और दुनिया को लगे एप्स्टीन ने सुसाइड कर लिया, यही दिखाने के लिए कहीं पूरी प्लानिंग के साथ एप्स्टीन का मर्डर तो नहीं किया गया। ये राज भी एप्स्टीन की मौत के साथ ही दफन हो गया। वो सभी अमीर लोग जो एप्स्टीन के नेटवर्क में शामिल थे वो यही चाहते थे एप्स्टीन कैसे भी करके कोर्ट में ना पहुंचे, क्योंकि एप्स्टीन अगर कोर्ट में पहुंच जाता तो बहुत लोगों के नाम बाहर आ जाते। सबूत खत्म कर दिए गए हैं, अभी भी उन बच्चियों को इंसाफ नहीं मिला। पर अच्छी बात ये थी ये नेटवर्क अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एप्स्टीन का पर्दाफाश कर सकते हैं, जैसे कि वो एजेंट जो एप्स्टीन को लड़कियां भेजता था, ब्रूनेल, उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया था। कुछ समय बाद उसे भी कोर्ट में पेश होना था। कुछ ही दिन बाद जेल के अंदर ही ब्रूनेल भी फांसी के फंदे से लटका हुआ मिलता है। एक लड़की और है वर्जीनिया, शायद वो इस पूरे केस की पोल खोल दे, पर कुछ ही समय बाद उसकी भी न्यूज आती है वर्जीनिया ने भी सुसाइड कर लिया। कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो या कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो, इन सब लोगों पर मीडिया का फोकस होता है और इसी बात का एप्स्टीन ने फायदा उठाया। एप्स्टीन ने सोचा कि इन लोगों पर मीडिया का फोकस होता है, ये लोग गलत काम नहीं कर पाते, तो
तो इनके लिए एक ऐसा रेड लाइट एरिया बनाया जाए जहां पर सिर्फ ये लोग आ सके और वहां पर मीडिया नहीं पहुंच सके। बड़े और अमीर लोगों के लिए उस आइसलैंड पर एप्स्टीन ने एक सीक्रेट कोठा बनाया था ताकि उन लोगों की रेपुटेशन खराब ना हो सके, वरना अगर वो कोई भी ऐसे नॉर्मल कोठे पे जाते तो वहां पर मीडिया पहुंच जाती और इनकी रेपुटेशन बड़ी आसानी से खराब कर देती। इसी का फायदा उठाया एप्स्टीन ने, उसने सीक्रेट कोठा बनाया। वो बड़े और अमीर लोगों के लिए बनाया गया रेड लाइट एरिया था। उस आइसलैंड जैसे इंडिया में ऐसे कई रेड लाइट एरिया चल रहे हैं, शायद आपके शहर में भी हो, जहां कई बच्चियों को दलदल में ऐसे कमीने लोग धकेल देते हैं। 2023 में ही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उसने बताया 91,296 लोग इंडिया में मिसिंग होते हैं हर साल, जिनमें से भी 68,835 सिर्फ लड़कियां होती है। क्योंकि कोठा छोटा हो या बड़ा, इसमें कत्ल किसका हो रहा है? सिर्फ उन मासूम बच्चियों का, जिनकी गलती ही क्या है, इज्जत सबकी होती है, पर जिसकी इज्जत के साथ समाज के लोग खड़े होते हैं उनकी इज्जत होती है। और जिन मजबूर इंसानों के साथ समाज के लोग ही क्राइम करने लगे, फिर उनके साथ कौन खड़ा होगा? किसी को पता नहीं होता कोठे पर जो लड़की है वो कहां से आई और उसे कैसे मजबूर करके लाया गया है। एप्स्टीन के केस में भी कोई भी अमीर आदमी अगर उस आइसलैंड पर जाकर क्राइम नहीं करता तो शायद एप्स्टीन भी इस तरीके का आइसलैंड नहीं बनाता जैसे उसने वो आइसलैंड बनाया। ऐसे कई लोग कोठे बनाते हैं, अगर उन कोठों पर सभी जाना बंद कर दे तो कोठे बनाने वाले कोठे बंद कर देंगे। जितना बड़ा गुनहगार कोठा बनाने वाला होता है उतना ही बड़ा गुनहगार कोठे पर जाने वाला भी होता है। स्कूल गई बच्चियां जिन्हें रास्ते में किडनैप कर लिया जाता है, कई बच्चियों को रात में सोते हुए उठा कर ले जाते हैं। किसी गांव में खेलती हुई बच्ची गली से गायब हो जाती है, या शहर में शॉपिंग के लिए गई बच्ची कभी वापस नहीं आती। जब उनकी बच्ची गायब होती है तो माँ बाप सिर्फ ये आस लगाकर गेट की तरफ देखते रहते हैं कब उनकी बच्ची वापस आएगी और उनको मम्मा पापा बोलेगी। माँ बाप के आंखों के आंसू सूख जाते हैं पर उनकी बच्ची कभी वापस नहीं आती। माँ बाप अपने बच्चों को फूलों की तरह पालते हैं। हर माँ बाप सोचता है उनकी बच्ची बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी, लॉयर बनेगी, टीचर बनेगी, IPS बनेगी, पर कुछ कमीने लोग चंद पैसों के लिए उन बच्चियों को किडनैप कर कर नरक में धकेल देते हैं। ये एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसे हर एक इंसान को पता होना चाहिए। इस वीडियो को अपने हर एक कॉन्टेक्ट में शेयर करो ताकि वो भी किसी की बातों में ना फंसे, क्योंकि ये दुनिया बहुत बुरी है मेरे भाई।